मरकजी वज़ीर दाखिला ने पुलवामा में शहीदों को पेश किया खराज अक़ीदत। CRPF जवानों के साथ की बातचीत। कश्मीर के लिए कई तरक्याती मंसूबों का किया इब्तिदा। नौजवानों के साथ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। विजिलेंस बेदारी हफ्ते की आज से हो रही है शुरुआत। इस साल की थीम है आज़ादी @75। ईमानदारी से खुद किफालत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदउनवानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के फॉर्मूले के साथ मुल्क बढ़ रहा है आगे। बॉम्बे हाई कोर्ट आज ड्रग मामले में आर्यन खान की अपील पर करेगा समाअत। कल NCB अफसर समीन वानखड़े के खिलाफ विजिलेंस टीम को सौंपी गई जांच। एक गवाह ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेने का लगाया था इल्जाम। ग्लासगो में COP26 कॉन्फ्रेंस से कबल भारत और दीगर तरक्याती वजीर मुमालिक के लिए बड़ी जीत। अमीर मुमालिक के जरिए $100 अरब की इमदाद का निशाना 2023 में हो सकता है पूरा। COP मुमालिक के वुज़रा ने किया ऐलान। ICC T20 आलमी कप में अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को 130 रन से हराकर जीत के साथ की अपनी मुहिम की शुरुआत। आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से और शारजा में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से। और IPL 2022 में 8 की जगह 10 टीमों के दरमियान होगा खिताबी मुकाबला। BCCI ने किया 2 नई टीमों का ऐलान। लखनऊ और अहमदाबाद होंगी 2 नई टीमें। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के ख़त्म से कबल पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद वज़ीर दाखिला ने वहां पौधा लगाया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। और इससे कबल अमित शाह ने पुलवामा में CRPF कैंप का दौरा किया और सिक्योरिटी दस्तों के साजो सामान का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के तई मरकज की पॉलिसी हमेशा ही बिल्कुल बर्दाश्त न करने की रही है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इंसानियत के खिलाफ है। विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य कर रहे हैं। और उससे आम जनता को बचाना, कश्मीर को बचाना और उनको सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लथुपुरा CRPF कैंप में जवानों के साथ खाना खाया। वहां मौजूद जवानों ने इस मौके पर तारीखी करार दिया। इस सिलसिले में हमारे नामानिगार रमा त्यागी ने जवानों से बातचीत की। ये ऐतिहासिक मौका है जब गृह मंत्री जवानों के साथ यहाँ पर खाना खा रहे हैं, उनके साथ रात बिता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जवान भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप हमें बताइए कि कैसा लग रहा है और कितना उत्साह जवानों का बढ़ा है। गृह मंत्री आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ा है और बड़ा खाना तो एक परंपरागत रूप से किसी भी बड़े अवसर पर किया जाता है और आज के बड़े खाने में
गृह मंत्री स्वयं मौजूद हैं, इससे हमारे जवानों का मोराल ऑब्वियसली हाई हुआ है। और न सिर्फ सीआरपीएफ बल्कि जितने भी सीएपीएफ के जवान हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हैं, उसके अलावा आर्मी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हैं, तो सबके लिए एक मोराल बूस्टिंग है। गृह मंत्री ने कहा है कि आप यहाँ पर आवाम के लिए खड़े हैं और सरकार आपके पीछे खड़ी है एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग के साथ। इससे कितना हौसला अफजाई होती है, कितना आपका संबल बढ़ता है, कितना विश्वास बढ़ता है? हमारे काम पर मोहर लगाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये प्रेरक है, मोटिवेशनल है। ऑलरेडी हम जज्बे और साहस में किसी से कम नहीं हैं, हमेशा हाई रहता है और इससे और हमारे जवानों का साहस मजबूत ही हुआ है, बड़ा है। और इस वक्त हमारे साथ शौर्य चक्र विजेता जिले सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का अनुभव आपका आज का रहा गृह मंत्री के साथ और आपको कैसा लगा? मैम, ये बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए, क्योंकि इस कैंप में जब अटैक हुआ था 2017 में 30 और 31 दिसंबर को, तो 185 के हेडक्वार्टर में अटैक हुआ था, जो फिदाइन अटैक हुआ था, और उसको हमने न्यूट्रलाइज किया था। और आज हमें बहुत हर्ष महसूस हो रहा है, क्योंकि कैंप अटैक के बाद कि हमारे होम मिनिस्टर सर श्री अमित शाह जी यहाँ पे आए, तो निश्चित रूप से हमारे जवानों का मोराल काफी बूस्टअप हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जवानों का हौसला भी यहाँ पर बेहद बुलंद है, बेहद उत्साह है। उनका कहना है कि जज्बा तो उनका पहले से ही मजबूत है, कर्तव्य निष्ठा तो उनकी पहले से ही दृढ़ है, लेकिन गृह मंत्री जिस तरह से उनके बीच में आए हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, इससे उनमें कई गुना इजाफा हुआ है और सरकार के प्रति विश्वास जो दृढ़ता और ज़्यादा पक्का हुआ है कि सरकार हर कदम में उनके साथ है और वो आवाम की सुरक्षा के लिए इसी दृढ़ जज्बे के साथ हमेशा डटे रहेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ रवा त्यागी, डीडी न्यूज़, पुलवामा। और इससे कबल जम्मू कश्मीर के सैरोजा दौरे के आखिरी रोज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को तरक्की के बहुत से तोहफे दिए। श्रीनगर में उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशा हटाकर आवाम से खिताब किया और पैगाम दिया कि बदला हुआ कश्मीर अब बिला खौफ तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने नौजवानों की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सबसे दिलों से खौफ निकालने की अपील की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान से बात करने का मशवरा देने पर फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फारूक साहब ने भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करने का मशवरा दिया, लेकिन वो वादी के नौजवानों से बात करना चाहते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि दफा 370 हटने के बाद वादी के लोगों की जमीन छीन ली जाएगी। ये लोग तरक्की को बांध कर रखना चाहते हैं, अपने इक़्तिदार को बचा कर रखना चाहते हैं। 70 बरस से जो बदउनवानी की है उसको जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वादी में बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार दिया गया है। इससे पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में पूजा की। कश्मीरी फैरन पहनकर शाह ने देवी के मंदिर में पूजा की। उन्होंने श्रीनगर के डल झील में शिकारा फेस्टिवल देखा। इस दौरान उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आज से 1 नवंबर तक विजिलेंस बेदारी हफ्ता 2021 का इनेकाद कर रहा है। इस साल विजिलेंस बेदारी हफ्ते का मौजू आजाद भारत एट 75 दयानतदारी के साथ खुद इन्हिसारी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मुल्क का सरफहरिस्त दयानतदार और विजिलेंस इदारा होने की वजह से ईमानदारी, शफाफियत और आम जिंदगी में जवाबदेही को फरोग देने के लिए कोशा है। लोगों में बदउनवानी के खिलाफ बेदारी लाना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अहम मकासद में से एक है और हर साल विजिलेंस बेदारी हफ्ते का इनेकाद कमीशन के जरिए अपने मकसद के हुसूल के लिए किए गए इक़दामात में से एक है। विजिलेंस बेदारी हफ्ते की मुनासबत से दिए गए अपने पैगाम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक मुल्क के तौर पर हमने ईमानदारी और उसूली रिवायात को कायम किया है। मुल्क की तरक्की और आत्मनिर्भर भारत की सिमत कदम बढ़ाते हुए एक शहरी के तौर पर हमारा फर्ज है कि हम इन उसूलों के लिए अपने अज़्म का इयादा करें। ये सभी शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो जिंदगी के हर शोबे में बदउनवानी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। सदर जमहूरिया ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शहरियों की तरक्की और उन्हें खुद कफील बनाने के लिए पुरअज़्म है और उन्हें एक साथ लाते हुए उसूलों पर कायम रहने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। सदर जमहूरिया ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस बेदारी हफ्ता प्रोग्राम से जुड़े लोगों को मुबारकबाद दी।
اور ویجیلنس بیداری ہفتے سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ سینٹرل ویجیلنس کمیشن کے ذریعے 26 اکتوبر سے 1 نومبر 2021 تک ویجیلنس بیداری ہفتے کے انعقاد کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی۔ بھارت کی ترقی کے سفر میں ملک کے شہریوں کی محنت، واقفیت اور سماج و قوم کے تئیں ذمہ داری کے جذبے کا اہم کردار ہے۔ عوامی شراکت داری اور اجتماعیت کی طاقت سے پر ملک آج بڑا عہد کرتا ہے اور اسے حاصل کرتا ہے۔ بھارت کی عوامی طاقت پوری دنیا میں ایک نیا اعتماد بھر رہی ہے۔ اس سلسلے میں کمیشن کے ذریعے ویجیلنس بیداری ہفتے کا موضوع آزاد بھارت ایٹ 75 دیانتداری سے خود انحصاری کا انتخاب قابل ستائش ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے فارمولے کے ساتھ ملک پچھلے 7 برسوں سے بدعنوانی بالکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جامع اور مسلسل کوششوں سے ملک میں ایک اعتماد پیدا ہوا ہے کہ بدعنوانی کو روکنا ممکن ہے۔ آج وقت کی پابندی اور منصفانہ نظام لوگوں کی زندگی کو آسان بنا رہا ہے۔ ملک کے شہریوں کو بااختیار بنانے کے لیے جس طرح سے تکنیک اور شہریوں کی دیانتداری کو طاقت بنایا ہے، اس نے عام لوگوں کے اعتماد اور وقار بڑھایا ہے۔ آج ملک میں جو حکومت ہے وہ ملک کے شہریوں پر اعتماد کرتی ہے۔ شفافیت اور آسان نظام کی وجہ سے ملک کے عوام میں یہ اعتماد پیدا ہوا ہے کہ اب بدعنوانی کرنے والا بچ نہیں سکتا۔ ملک آزادی کے امرت کال میں آتم نربھر بھارت کے بڑے عزائم کو پانے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امرت کال میں ہم سب کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ملک سب سے پہلے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سینٹرل ویجیلنس کا یہ انعقاد ایک بہتر مستقبل کے لیے زندگی میں، خاص کر عوامی زندگی میں دیانتداری، شفافیت اور جواب دہی کو بڑھاوا دینے میں اہم ثابت ہوگا۔ سینٹرل ویجیلنس کمیشن کو اس پہل اور مستقبل کی کوششوں کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ آگے بڑھتے ہیں، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 28 تاریخ کو ورچوئل طریقے سے 18ویں آسیان بھارت چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کو برونئی کے سلطان نے دعوت دی ہے۔ چوٹی کانفرنس میں آسیان ممالک کے سربراہان حصہ لیں گے۔ 18ویں آسیان بھارت سمٹ میں آسیان اور بھارت کی اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کووڈ-19، صحت، تجارت اور کامرس، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور ثقافت سمیت کچھ خاص شعبے میں ہوئی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ عالمی وبا کے بعد اقتصادی اصلاحات سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی بات چیت ہوگی۔ آسیان بھارت چوٹی کانفرنس ہر سال منعقد کی جاتی ہے، جس سے بھارت کو آسیان ممالک سے جڑنے کا موقع ملتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی گزشتہ برس نومبر میں ورچوئل طور سے منعقد کی گئی 17ویں کانفرنس میں بھی شریک ہوئے تھے۔ اور اقوام متحدہ ماحولیاتی تبدیلی اجلاس کوپ 26 سے پہلے اس کی صدارت کرنے والے ملک برطانیہ نے کہا ہے کہ غریب ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد کے لیے امیر ممالک کے ذریعے سالانہ $100 ارب کا تعاون کا ایک دہائی قدیم ہدف 2023 تک حاصل کیا جانا چاہیے۔ برطانوی حکومت نے اگلے ہفتے ماحولیاتی تبدیلی اجلاس سے قبل ایک نئی مالی امداد منصوبہ تیار کیا ہے۔ 2009 میں ترقی یافتہ ممالک نے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کی کوششوں کے لیے 2020 تک ہر سال $100 جمع کرنے کا عہد کیا تھا۔ 2015 میں وہ اس ہدف کو 2025 تک بڑھانے پر متفق ہوئے۔ حالانکہ برطانیہ کی صدارت میں کہا جا رہا ہے کہ $100 بلین کا ہدف 2021 اور 2022 میں کم پڑے گا اور یہ ان کا خدشہ ہے۔ حالانکہ اس اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ 2023 میں یہ ہدف پورا ہو جائے گا۔ برطانیہ کی حکومت کا کوپ 26 کے صدر آلوک شرما نے مالی امداد کے عزم کے جائزے کی ذمہ داری کینیڈا اور جرمنی کے وزیر ماحولیات کو سونپی ہے، اور انہوں نے ایک نئی رپورٹ میں اس سمت میں مثبت رجحان کا اشارہ دیا ہے۔ شرما نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ غریب ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی کے برے اثرات سے بچنے اور انہیں اس سے مطابق ڈھانچے میں مدد کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ موسمیات کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے لاک ڈاؤن کے باوجود فضا میں زمین کو گرم کرنے والی گرین ہاؤس گیسوں کی سطح
साल 2020 में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के महकमे मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता साल ग्रीन हाउस गैसेस जमीन की 2011 से 2020 के दरमियान औसत से ज्यादा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई और 2021 में इसमें इजाफा जारी रहेगा। ग्रीन हाउस गैस का सबसे अहम जुज़ कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकाज़ 2020 में 413 फी मिलियन मिकदार तक पहुंच गया, जो कि सनती दौर से पहले की सतह का 149% है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह पैट्री टलास ने खबरदार किया है कि आलमी मौसमियाती तंजीम के अदद-ओ-शुमार में ग्लासगो में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती सरबराही इजलास के लिए वाज़े साइंसी पैगाम मौजूद है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसों के इर्तिकाज़ में इजाफे की मौजूदा शरह इस सदी के आखिर तक मजीद गर्मी की तरफ ले जाएगी, जो पेरिस मुआहदे के सनती सतह को 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने के हदफ से ज्यादा है। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में आज कहा गया है कि आने वाले बरसों में इखराज में कमी के लिए आलमी हुकूमतों के मंसूबे मौसमियाती तब्दीली को रोकने के लिए काफी नहीं है। मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तजज़िये के मुताबिक मुमालिक की मौजूदा करारदाद के बाद 2030 में आलमी इखराज 2010 के मुकाबले में 16% ज्यादा होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुर्खियों में रहे मनशियात मामले में आर्यन खान की अपील पर समाअत करेगा। आर्यन को पिछले दिनों खुसूसी NDPS अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके वकीलों ने इस हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। आर्यन खान के अलावा मुनमुन धनीजा और अरबाज मर्चेंट की अपील पर भी अदालत में समाअत हो सकती है। पीर को खुसूसी अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की उस अर्जी पर कोई हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अदालत की इस मामले से जुड़े एक गवाह के बयान को नोटिस में न लेने समेत दीगर मुतालबात किए थे। खुसूसी अदालत ने किसी भी तरह के ब्रैकेट ऑर्डर जारी करने से इनकार करते हुए कहा है कि चूंकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़ेरे गौर है, इसलिए इस वक्त कोई भी हुक्म नहीं दिया जा सकता है। इससे पहले समीर वानखड़े ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल करके कहा था कि इस मामले में जांच को मुतासिर किया जा रहा है और उनको और उनके अहले खाना को धमकी दी जा रही है। वानखड़े ने यह भी कहा था कि वो किसी तरह की भी जांच के लिए तैयार है, लेकिन उन पर कुछ लोगों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं समीर वानखड़े पर महाराष्ट्र के काबीनी वजीर नवाब मलिक के जरिए लगाए गए इल्जामात के बाद एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने इल्जामात की जांच महकमा विजिलेंस से कराने की बात कही है। हालांकि इस जांच से मुतालिक तफसील से कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा है कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर समाअत के बाद एजेंसी की जानिब से इसका मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया जाएगा। और कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर असलहे के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 102.8 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं वैक्सीनेशन मुहिम के 283वें रोज शाम 7 बजे तक 58 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गईं। हुकूमत ने हैदराबाद में वाक़े बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ कोविड वैक्सीन की पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए 5 करोड़ के माली इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है। भारत में अमेरिका के सफीर ने एक बयान में कहा है कि इस शराकतदारी से कोविड वबा से निपटने में मदद मिलेगी, साथ ही भारत और पूरे हिंद पैसिफिक के खित्ते में तवील मुद्दती आलमी सेहत की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। अमेरिकी हुकूमत का यह फैसला कोविड ममालिक के वैक्सीन शराकतदारी समझौते की अहमियत को जाहिर करता है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है काशी को
51,079 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह हुआ है। पूर्वांचल अब मुल्क को डॉक्टर देने वाले इलाके के तौर पर जाना जाएगा। और इसके बाद जो खबर यहां पर शाया हुई है वो ग्रेटर नोएडा के हवाले से है, जहां पे आलूदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। डीएम की अफसरान के साथ मीटिंग हुई है और उन्हें खेतों में पराली जलाने वाले किसानों और कूड़ा जलाने वालों पर गहरी नजर रखने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा है कि अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ती आलूदगी को लेकर जिला इंतजामिया जो है वो बेहद सख्त हो गई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, जहां कंसल्ट ऐप मसाइल के तशखीस के लिए एक बेहतरीन स्टेज देगा। नई दिल्ली में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कंसल्ट ऐप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ लोग मौजूद थे। कंसल्ट में क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं राजेश राज की ये रिपोर्ट। एक प्रोग्राम में सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने इंस्टेंट एडवाइस ऐप कंसल्ट लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए से घर बैठे कोई भी शख्स माहिरीन से मुताल्लिका मौज़ूआत पर तफसीली मालूमात हासिल कर सकता है। रुनुमाई के मौके पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि ये मालूमात के तबादले का बेहतरीन जरिया है। ये जो कंसल्ट, ये जो फिलॉसफी है, ये ऐसे जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जब कोई कॉल करेंगे तो कोई अच्छा एडवाइस मिलेगा तो लोगों को सही दिशा मिलेगी, क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बहुत अच्छा काम आपने किया है। So I think this is very important that this consult app will allow people to learn from the wisdom which has been acquired over a lifetime. And then, as was shown in the presentation, there are going to be 65 sectors, a very vast array of knowledge is going to be available. प्रोग्राम में शिरकत कर रहे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि कंसल्ट एक कारामद ऐप है जिसका मुस्तकबिल में नीति आयोग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर आप जाइए, अपना नाम दीजिए, अपना ये कीजिए और एक्सपर्ट को सिलेक्ट कीजिए और आपको सारी एक्सपर्टीज, सारे एरियाज की एक्सपर्टीज इन्होंने एक ऐप पर दिलवा दी है। और ये बहुत ही यूनिक चीज है। आगे चल के हम लोग नीति आयोग में भी इनके ऐप को उपयोग करेंगे। कंसल्ट एक ऐसा ऐप है जो आपको डायरेक्ट हर सेक्टर पर, आज हमने 65 सेक्टर्स पर एक्सपर्ट्स को लोड किया है, तो अब केवल बाय वर्ड ऑफ माउथ 400 लगभग एक्सपर्ट अपलोड हो चुके हैं 65 सेक्टर्स में। और एक एक्सपर्ट मल्टीपल सेक्टर्स में हो सकता है। वो खुद अपनी प्रोफाइल अपलोड करता है, हम नहीं करते, हम केवल उसको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं कि आप कर सकते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर कंसल्ट ऐप का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले कंसल्ट को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, उसके बाद यूजर अपनी आसानी के मुताबिक ग्लोबल एक्सपर्ट के साथ जुड़ सकते हैं। मुख्तलिफ मौजूआत के माहिरीन से जुड़ने के लिए यूजर के पास कई मुतबादिल मौजूद होंगे। इसके लिए यूजर को मामूली रकम मिनट के मुताबिक चुकाने होंगे। कंसल्ट ऐप घर बैठे तलबा को गैर मुल्क में माहिरीन से रूबरू कराने का बेहतरीन जरिया बन सकता है। राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सूडान में फौज के जरिए तख्ता पलट की मजम्मत की है और वजीर आज़म और दीगर अफसरों को रिहा करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सूडान के अवाम के साथ है। यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, अरब लीग, अमेरिका और बरतानिया ने भी इस वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया है। सूडान की फौज ने सिविलियन हुकूमत को तहलील कर दिया है और इमरजेंसी का ऐलान किया है। सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और वजीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक को उनकी काबीना के साथ नजरबंद कर दिया गया है। सूडान में तवील अरसे से बरसर-ए-क़दार ओमान अल बशीर को 2 साल पहले ओहदे से बरतरफ किए जाने और एक आर्जी हुकूमत के क़याम के बाद से फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान कशीदगी थी।
کھیل کی خبروں کی بات کریں تو ICC T20 عالمی کپ میں افغانستان نے اپنے کھیل کا آغاز شاندار جیت کے ساتھ کیا ہے۔ ٹیم نے سپر 12 کے اپنے پہلے مقابلے میں اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو 130 رن کے لمبے فرق سے ہرا دیا۔ افغانستان نے اس مقابلے میں ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیم نے 20 اوور میں 4 وکٹ پر 190 رن کا اسکور کیا، جس کے جواب میں اسکاٹ لینڈ کی ٹیم 10 اوور 2 بال میں 60 رن پر ہی سمٹ گئی۔ افغانستان کی طرف سے سب سے کامیاب گیند باز مجیب الرحمان رہے، جنہوں نے میچ میں 5 وکٹ حاصل کیے۔ افغانستان کی ٹیم اب 29 اکتوبر کو اپنا اگلا میچ پاکستان کے خلاف کھیلے گی۔ اور ICC T20 عالمی کپ میں آج پہلے مقابلے میں جنوبی افریقہ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم سے دبئی میں ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو اپنے پہلے مقابلے میں آسٹریلیا سے شکست ملی ہے۔ دوسری طرف ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا میچ ہار گئی تھی۔ وہیں دن کے دوسرے مقابلے میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ پاکستان سے شارجہ میں ہوگا۔ اس مقابلے میں دونوں ٹیمیں 5 بار کھیل چکی ہیں، جس میں 3 بار پاکستان نے جیت درج کی ہے۔ دوسری طرف نیوزی لینڈ کو 2 بار جیت ملی ہے۔ اور IPL 2022 میں 8 ٹیموں کے علاوہ 2 نئی ٹیمیں بھی کھیلیں گی۔ یہ 2 نئی ٹیمیں لکھنؤ اور احمد آباد کی ٹیمیں ہوں گی۔ آکشن میں احمد آباد کو CVC کیپٹل نے 5,625 کروڑ، جبکہ لکھنؤ کو RP سنجیو گوئنگ کا گروپ نے 7,090 کروڑ روپے میں خریدا ہے، یعنی کہ دونوں ٹیموں سے BCCI کو تقریباً 12,715 کروڑ روپے ملے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوگا کہ جب لیگ میں 10 ٹیمیں ہوں گی۔ 2011 میں بھی IPL میں 10 ٹیمیں کھیلی تھیں۔ اس وقت کوچی ٹسکرز کیرلا اور پونے واریئرز نام کی فرنچائزر لیگ کا حصہ بنی تھیں۔ IPL کی 2 نئی ٹیموں کے لیے ریس میں 6 شہر تھے۔ اور اب جان لیتے ہیں ملک بھر کے موسم کا مزاج۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا خبرنامہ یہیں ختم پذیر ہوتا ہے۔ ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت۔ آداب۔